नमस्कार, मैं सारंग पुराणिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे जिसको कहते हैं काउंसलिंग। ज़्यादातर पेरेंट्स काउंसलिंग की प्रोसेस को स्किप कर देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चे के डायग्नोसिस के बाद जिस कंडीशन को उन्होंने आइडेंटिफाई है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, अपना बिहेवियर या अपना माइंडसेट किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है। तो आइए जानते हैं हम काउंसलिंग के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो पेरेंट्स के मन में रहते हैं। सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशन। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर किसी भी बच्चे को ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, लर्निंग डिसऑर्डर हुआ है तो उसका प्रोग्नोसिस क्या है, बच्चा की प्रॉब्लम टाइम कितना लेगी इम्प्रूव करने में, उसके कंडीशन को आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, फैमिली मेम्बर्स का भी उस पर क्या रहेगा, कैसे आप अपने आप को कन्विंस करेंगे। तो जब आप मान लेते हैं कि आप किसी कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप रिलैक्स होकर उस पर काम कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा होंगे, ज़्यादा परेशान होंगे, आपको स्ट्रेस वरीज ज़्यादा होगी। तो इसलिए कंडीशन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम यही मान लेंगे कि बच्चा कभी इम्प्रूव हो ही नहीं सकता, बट हमको ये समझना होगा कि अगर वो इम्प्रूव होगा भी तो उसमें थोड़ा समय लगेगा और स्टेप बाय स्टेप वो बच्चा आगे जाएगा। अगला पॉइंट आता है डोंट कंसिडर एज फेलियर। कई बार जब से ही बच्चे का डायग्नोसिस आता है पेरेंट्स ये मानना शुरू कर देते हैं कि उनका बच्चा फेलियर है या उनकी लाइफ वेस्ट हो गई है या वो सोसाइटी को कैसे फेस करेंगे, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, बच्चे का आगे क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक्सेप्टेंस कर लेते हैं तब आपको बच्चे के साथ इतने इश्यूज नहीं होते और आप ग्रेजुअली उसके लिए प्लान कर सकते हैं। इसके लिए कई तरह की थेरेपी, कई तरह की ट्रीटमेंट बाहर अवेलेबल है जो आपके बच्चे को हेल्प करेगी और वो बच्चा धीरे धीरे उससे इम्प्रूव करके आगे निकलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो सकती हैं। इसके लिए उनको इम्पोर्टेंस जो थेरेपी का है वो समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप थेरेपी के इम्पोर्टेंस को समझते हैं तो आप उसके ऊपर ज़्यादा फेथ रखकर अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके लिए आप प्लानिंग भी कर सकते हैं कि किस थेरेपी का इम्प्रूवमेंट कितने दिन में या कितने महीने में, कितने साल में आने वाला है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि थेरेपी की भी कुछ लिमिट्स हैं या कुछ ट्रीटमेंट की भी हर लिमिट्स हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपको कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए और अगर आपके बच्चे का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये भी जानना होगा कि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं की, थेरेपी नहीं की तो बच्चे की कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी, उसके प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, वो और कॉम्प्लिकेशन में जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उसका क्या फ़ायदा मिलेगा। तो थेरेपी का मेन एम बच्चे को सिर्फ इम्प्रूवमेंट देना ही नहीं, उसको कॉम्प्लिकेशन से दूर रखना भी है। ठीक है, अगर हमको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि कुछ बच्चे इससे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कुछ पार्शली इंडिपेंडेंट होंगे और कुछ हमेशा डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो हमको हर बच्चे को एक चांस देना जरूरी है, उसके ऊपर काम करना जरूरी है। अगर हम पहले से ही मान लें कि कौन सा बच्चा इंप्रूव करेगा नहीं करेगा तो हम ही इनकंसिस्टेंट मैसेज दे रहे हैं बच्चे को कि हाँ भाई आप कभी इंप्रूव नहीं कर सकते, आप जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे। तो जब आप पॉजिटिव लेते हैं और बच्चे को समझाएंगे कि आप कर सकते हो तो बच्चा जिस लेवल पे है उस लेवल से अगले लेवल पर जाने में उससे मदद मिलेगी। अगला पार्ट आता है कि प्रोसेस को समझना। ये जो थेरेपी की प्रोसेस है जिसमें आपके बच्चे की आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सोसाइटी में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये थोड़ी स्लो है, कई बार ज़्यादा स्लो भी हो सकती है, कॉस्टली है, इसमें बहुत टाइम टेकिंग है ना, आपको बहुत सारे एफर्ट्स डालने हैं। तो इन सब के लिए अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी चाहिए, 1 साल बाद उसका स्कूल शुरू होने वाला है, उसके पहले वो जल्दी कर ले, आगे कैसे होगा, ऐसे कारणों से आपके बच्चे के प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। आपको ये समझना होगा कि अगर आप थेरेपी के लिए ऐसे एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हैं कि जो बहुत फास्ट होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट जल्दी होना चाहिए, तो फिर आपके बच्चे के ऊपर भी उसका सारा प्रेशर पड़ेगा और अगर आपने ये सब नहीं किया तो कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी। तो इसके लिए बच्चे को अच्छा करने के लिए जो भी डिसीजंस है वो आपको लेने होंगे, उसको आपको वैसे ही प्रोसेस में लाना होगा। ठीक है, अगली पॉइंट है कि कोई भी डायग्नोसिस जो आया है उसके लिए कोई इंस्टेंट सॉल्यूशन नहीं है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि उनको मतलब वो किसी थेरेपिस्ट से डिस्कशन करते समय बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो एक बार में आंसर दे दे कि बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जज करना सही नहीं है। थेरेपिस्ट को आप क्या वो वैद्य समझ रहे हैं जो नब्ज समझ पकड़ के सीधे बता देता है कि हाँ बच्चे की ये बीमारी है। ये आपको समझना होगा कि एक कंबाइंड ट्रीटमेंट आपके बच्चे को दी जा रही है, एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दी जा रही है, बहुत सारा काम आपके बच्चे पे हो रहा है। जैसा काम होगा वैसा ही वो इम्प्रूव करेगा। तो इसके लिए आपको इस समझदारी के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है।
तो ये समझना है कि ये कोई 2 मिनट की मैगी नूडल्स नहीं है कि आपने दिया, कोई दवाई आपने डाल दी और ये चीज़ ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और डेवलपमेंट धीरे-धीरे होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक झटके में डेवलपमेंट को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोसिस के साथ एडजस्ट करना, कई बार बच्चे के लिए जो डायग्नोसिस आता है पेरेंट्स उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते, उन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। तो काउंसलिंग आपको मदद करती है ये समझने में कि एंजाइटी जो आपको हो रही है, जो आप गिल्ट फील कर रहे हैं, जो आपको स्ट्रेस है, फियर है, वरीज है, कई बार पेरेंट्स काम कम करते हैं, चिंता ही ज़्यादा करते रहते हैं, तो उसके लिए काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एफर्ट्स पे अपनी एनर्जी डालिए और आप अकेले नहीं हैं, आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अभी जैसी है वैसी हमेशा नहीं रहेंगी, आपका बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसकी काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगला पार्ट आता है अगर पेरेंट्स कई बार जिद में अपने मन से मनमानी करते हैं, अपनी जिद के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं या आई नो बेटर सिंड्रोम जैसा बिहेव करते हैं कि मुझे ज़्यादा पता है, जो मैं बोलूँगा वही करेंगे। उनको ये समझना चाहिए कि किसी बड़े ब्यूरोक्रेट या कॉरपोरेट या किसी भी स्टैंडर्ड कंपनी में जो काम होता है और एक बच्चे के साथ आप जो काम करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो आप वहाँ सीख कर आए हैं वही आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और एक बात को ये भी समझना होगा कि कई बार जैसे पेरेंट्स मानना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है, तो अगर आप ऐसे काम करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म में जाने के बाद आप ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे जहां आपको डेड एंड आ जाएगा, जहां ना तो आपका बच्चा क्वालिफाई कर रहा होगा डायग्नोसिस के लिए, ना आपके पास से बहुत सारे सवाल रह जाएंगे जिनके कोई जवाब भी नहीं होंगे। इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझना चाहें कि एक ऑटिज्म का बच्चा है जिसके साथ हम काम करना शुरू कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि उसको ऑटिज्म है, तो उसकी सही ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, चीज़ें वर्स्ट होती जाएगी। या कई बार ऐसा भी होता है कि थेरेपी से बच्चे का आई कांटेक्ट इंप्रूव हो जाता है, बच्चा सोशल होने लगता है, कुछ कुछ वो वर्ड्स बोलने भी लगता है, तो उस समय उसके लिए और कैसे प्लानिंग करना है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट कैसे लेना है, ये समझना ज़रूरी है। कई बार ये गलतफहमी हो जाती है कि बच्चे की प्रॉब्लम कुछ और हो रही होती है और पेरेंट्स समझते हैं कि उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसका रीज़न सिर्फ ऑटिज्म है। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म का कोई लेना देना नहीं है। अगर फिजिकल डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर कुछ हो रही है तो वो उसका ऑटिज्म से कोई रिलेशन नहीं किया जा सकता है। अगर उसके पेरेंटिंग प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसको बिहेवियर इश्यूज हो रहे हैं तो उसके लिए ऑटिज्म जिम्मेदार नहीं है। तो इसी सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगला पार्ट हम आएंगे कि पेरेंटिंग कैसे करना है, आपके बच्चे को आपको कैसे संभालना है। इसमें आपको काउंसलिंग हेल्प कर सकती है, इसलिए पेरेंटिंग के लिए मैंने कई वीडियोस भी बनाए हैं, उससे भी आप सीख सकते हैं कि बच्चे को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। इसमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को ही अच्छे से हैंडल नहीं किया जा रहा है या उसका अच्छे से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो इसमें उनको ये समझने की ज़रूरत है काउंसलिंग के द्वारा कि आपके बच्चे को अडॉप्ट करना सीखना है सिचुएशन के साथ में। अगर आप हर जगह उसके हिसाब से अडॉप्ट करते रहेंगे तो वो कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएगा। आप एक दो जगह उसके लिए चीज़ें मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन जब वो पब्लिक में जाएगा, जब वो लोगों के बीच में जाएगा, तब तो उसके लिए जो भी सिचुएशंस है, एनवायरनमेंट, वो मॉडिफाई नहीं होंगे, इसलिए उसे अडॉप्ट करना सीखना होगा। इसके अलावा कई बार बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े होने की वजह से पेरेंट्स अपने आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते, अपने पार्टनर से उन्हें कनेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो आप दोनों एक ही लेवल पे हो या उनके बीच में झगड़े ना हो, इसके लिए काउंसलिंग उनकी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, आप कैसी कोपिंग स्ट्रेटेजीज करेंगे, इसमें भी आपको काउंसलिंग हेल्प करती है। तो इसके लिए आपको, अगर आप कहीं भी प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं तो काउंसलिंग की प्रोसेस को फॉलो कीजिए। इसके अलावा कई बार दूसरे प्रोफेशनल्स भी काउंसिल करते हैं अपने अपने लेवल पे, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट, जो भी अलग अलग प्रोफेशनल है वो भी आपको काउंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो उनके साथ पॉजिटिव एक कन्वर्सेशन बनाने की कोशिश कीजिए, उनसे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पूछिए, उनको अपने प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार मत ठहराइए, वो तो आपकी मदद ही कर रहे हैं, बल्कि अगर कोई चीज़ इंप्रूव नहीं हो रही है तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए मिलजुल के काम करना या उसको कैसे हैंडल करना, अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें लिमिट आ गई है तो उसको कैसे हैंडल करना, इसमें आपको मदद की जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक थेरेपिस्ट की बुराई हो रही है, दूसरे की हो रही है, या एक दूसरे पर ब्लेम डाला जाता है कि इसने किया उसने किया, तो ऐसा ना करने की वजह से कई बार प्रीवियस थेरेपिस्ट की गलतियां करंट थेरेपिस्ट के ऊपर डाली जाती हैं कि हम तो 10 साल से थेरेपी करा रहे हैं, अब हम 11वें साल में आपके पास आए हैं तो आप जल्दी से काम करके दो क्योंकि हम तो 10 साल से काम कर रहे हैं। तो नया थेरेपिस्ट तो अभी अभी आया है ना, उसने तो अभी वर्क करना शुरू किया है, तो प्रीवियस थेरेपिस्ट की गलती कैसे ले सकता है। तो आपको समझना है कि आप ही अपने बच्चे की थेरेपी के लिए डिसीजन लेंगे, इसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करनी होगी। आप अपने नए नए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।